हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 10 करने वाले हैं। साथियों, आपको मालूम है कि मूसी महारानी की छतरी सीरीज में हम कर रहे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर आधारित सारे क्वेश्चंस और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 पर आधारित क्वेश्चन से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन, एमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सी टेट एंड अदर एग्जामिनेशंस। क्योंकि एनईपी 2020 इम्प्लीमेंट होने के बाद में उसको कारगर रूप में लागू करने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 तैयार किया गया है स्कूल एजुकेशन के लिए। तो नए पाठ्यक्रम में क्या चीजें लाई गई हैं, कौन सी बातों को फोकस किया गया है, ये सारे चर्चा किए जाएंगे और ये आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 यानी कि एनसीएफ 2023 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 10 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 181 In which grades should students study at least two languages, one of which must be native to India? डियर फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड पर मैंने थोड़ा सा पैटर्न है वो बदला है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा, उसको समझाऊंगा भी और सही उत्तर भी बताऊंगा, परंतु सारे ऑप्शन मुझे नहीं पढ़ने हैं। क्वेश्चन के इंग्लिश और हिंदी वर्जन को पढ़ते समय, इसके साथ में समझते समय आपको ऑप्शन भी देख लेने हैं। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा ऑप्शन पढ़ने के लिए, परंतु सही उत्तर बताऊंगा। पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला हूं, क्योंकि इससे आप एक्टिव बने रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन सामने आएगा तो ऑप्शन तक आप जाएंगे और सही उत्तर आप खोजेंगे। आप अपने मन में सही उत्तर सोच के रखेंगे, उसको आप कमेंट भी कर सकते हैं। किस कक्षा में छात्रों को कम से कम 2 भाषाएं पढ़नी चाहिए, जिनमें से एक भारत की मूल भाषा होनी चाहिए, वो कौन सी कक्षा से शुरुआत की गई है एनसीएफ 2023 के अनुसार? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ग्रेड्स 11th एंड 12th। मतलब कि कक्षा 11 और 12 में कम से कम 2 भाषाएं बच्चा पढ़ेगा, 2 लैंग्वेजेस पढ़ेगा, परंतु उसमें एक लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? भारतीय भाषा होनी चाहिए, यानी कि नेटिव टू इंडिया होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 182। हाउ डज स्पेंडिंग टाइम इन नेचर कंट्रीब्यूट टू पेडागोजी इन द फाउंडेशनल स्टेज? प्रकृति में समय बिताना मूलभूत चरण के शिक्षा शास्त्र में कैसे योगदान देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनईपी 2020 ने स्कूल एजुकेशन को 4 स्टेजेज में बांटा है, 5+3+3+4। इसको इस तरीके से बांटा गया है कि 5 साल के लिए फाउंडेशनल स्टेज है, इसके बाद में +3 का मतलब है या प्रिपरेटरी है, और नेक्स्ट स्टेज +3 का मतलब है कि मिडिल स्कूल है, और +4 का मतलब होता है सेकेंडरी स्कूल है। तो इस तरीके से इसको बांटा गया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि मूलभूत चरण की शिक्षा शास्त्र को प्रकृति में समय बिताना कैसे योगदान देता है, मतलब कि सबसे पहला स्टेज कौन सा बताया है स्कूल एजुकेशन का? फाउंडेशनल स्टेज बताया गया है, जो कि प्रकृति में रह करके बच्चा है, प्रकृति की गोद में खेल कूद करके बड़ा होता है। तो ये मूलभूत चरण की शिक्षा शास्त्र में कैसे योगदान करेगा? आपने ऑप्शन देख लिए है, सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इट एनकरेजेज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एंड इंटरेक्ट सेंसिटिवली विद प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। बहुत ही जबरदस्त बात बताई गई है कि बच्चा है वो ऑब्जर्वेशन से सीख रहा है, वो अपने 5 सेंस के द्वारा प्लांट्स को समझ रहा है, एनिमल्स को समझ रहा है, इंसेक्ट्स को समझ रहा है, बर्ड्स को समझ रहा है, देख रहा है क्या वो एक्टिविटी कर रहे हैं। मूलभूत चरण के शिक्षा शास्त्र में प्रकृति में बिताया गया समय है वो कैसे योगदान देता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 183। What is one of the key aspects that the National Curriculum Framework NCF 2023 emphasizes in relation to education in India? भारत में शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2023 किन प्रमुख पहलुओं पर जोर देती है? क्या ए हो जाएगा एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम, ignoring the contributions of ancient Indian heritage, rootedness in Indian context, thought and knowledge system, या डी ऑप्शन हो जाएगा prioritizing foreign educational practices। भारत में शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 किन प्रमुख पहलुओं पर जोर देती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, रूटेडनेस इन इंडियन कंटेक्स्ट, थॉट्स एंड नॉलेज सिस्टम।
भारत से संबंधित चीजों को वो चर्चा कर रहे हैं, भारतीय विचारों को, मौलिकता को, नॉलेज सिस्टम को ला करके और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत में शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, वो किन पहलुओं पर गौर कर रहा है? रूटेडनेस इन इंडियन कंटेक्स्ट, थॉट्स एंड नॉलेज सिस्टम। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 184। हाउ डज द एनसीएफ 2023 सजेस्ट इनकॉर्पोरेटिंग लोकल रिसोर्सेज इनटू एजुकेशन? एनसीएफ 2023 शिक्षा में स्थानीय संसाधनों को शामिल करने का सुझाव कैसे देता है? बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। एनसीएफ है, एक खाका तैयार करके देता है कि एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, कैसे होगा। एक गाइडलाइन यहाँ पर बताई जाती है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके का होने वाला है। तो यहाँ बताया गया है कि स्थानीय संस्थानों को शामिल करना होगा भारतीय शिक्षा पद्धति में। और वो कैसे सुझाव देता है? स्थानीय संसाधनों को, लोकल रिसोर्सेज को एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। बाय यूटिलाइजिंग लैंग्वेज, प्रैक्टिसेस, एक्सपर्ट्स, हिस्टोरीज एंड एनवायरनमेंट एज लर्निंग रिसोर्सेज। तो लोकल लैंग्वेजेज को यूज किया जाएगा, वहाँ की प्रैक्टिसेज को यूज किया जाएगा, एक्सपर्ट्स को, विशेषज्ञता को यूज किया जाएगा, और हिस्टोरीज है उनको यूज किया जाएगा, इन्वायरमेंट्स को यूज किया जाएगा। किसके लिए? लर्निंग रिसोर्सेज के लिए यूज किया जाएगा। अगर कोई विद्यालय कश्मीर के क्षेत्र में है तो वहाँ की लैंग्वेज को, लोकल लैंग्वेज को महत्व दिया जाएगा, और वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, कल्चर हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। अगर आप कश्मीर में रहते हैं और लोकल जानवरों को पढ़ाने के बजाय ऊंट को पढ़ा रहे हैं तो जो बच्चों ने देखा ही नहीं है उसके बारे में आपको पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरीके से आप अगर राजस्थान में रहते हैं तो वहां ऊंट की बात नहीं करेंगे, दूसरे जानवरों को पढ़ाएंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। बच्चों ने बड़े होते समय अपने आसपास चीजें देखी है, उन्हीं को वो अच्छे से समझते हैं, उनको उन्होंने फील किया है, ग्रो होते समय उनको देखा है, तो उन चीजों को यूज करना जरूरी हो जाएगा। लोकल रिसोर्सेज को लर्निंग रिसोर्सेज के रूप में काम लिया जाएगा, एनसीएफ 2023 ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। यूटिलाइजिंग लैंग्वेज, प्रैक्टिसेस, एक्सपर्ट्स, हिस्टोरीज एंड एनवायरनमेंट एज लर्निंग रिसोर्सेज। क्वेश्चन देख लेते 185। विच ट्रेडिशन सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव लर्निंग अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2023? एनसीएफ 2023 के अनुसार कौन सी परंपरा प्रभावी शिक्षण की नींव के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन आप देखिए, क्या ए होगा द ट्रेडिशन ऑफ आइसोलेशन एंड इंडिविजुअल स्टडी, बी होगा द गुरु शिष्य ट्रेडिशन एम्फेसाइजिंग द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, या सी होगा द ट्रेडिशन ऑफ अवॉइडिंग डायलॉग एंड डिबेट, और डी होगा द ट्रेडिशन ऑफ इग्नोरिंग हिस्टोरिकल नॉलेज। एनसीएफ 2023 के अनुसार कौन सी परंपरा प्रभावी शिक्षण की नींव के रूप में कार्य कर सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द गुरु शिष्य ट्रेडिशन एम्फेसाइजिंग द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। भारत में गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को आगे बढ़ाना है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए आपको गुरु शिष्य परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, उस पर फोकस करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर क्वेश्चन से आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसलिए मौसी महारानी की सीरीज पर आप बने रहें, जहां पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर आधारित सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। देख लेते हैं अगला सवाल 186। हाउ डज द एनसीएफ 2023 व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड आर्ट? एनसीएफ 2023 विज्ञान और कला के बीच संबंध को कैसे देखता है? बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस अलग है, आर्ट अलग है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप हो सकता है या नहीं हो सकता है? एनसीएफ क्या कहता है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के बारे में? ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला, आप क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद में ऑप्शन भी पढ़िए। ऑप्शन आप अगर पढ़ेंगे तो एक्टिव बने रहेंगे, इसलिए आपके एक्टिवनेस को बनाने के लिए मैंने ऑप्शन पढ़ना बंद कर दिया है। सही उत्तर जरूर बताऊंगा। एनसीएफ 2023 विज्ञान और कला के बीच संबंध को कैसे देखता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रमोटिंग एन इंटीग्रेटेड अप्रोच विदाउट हार्ड सेपरेशन बिटवीन साइंस एंड आर्ट। गजब की बात बता दी गई है कि इनके बीच में इंटीग्रेशन किया गया है, इनको जोड़ा गया है। विज्ञान और कला को अलग अलग लेकर के नहीं चलना है। कोई बच्चा साइंस का कुछ सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट के कुछ सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। पहले एक हार्ड सेपरेशन था,
विज्ञान का बच्चा है वो विज्ञान के सब्जेक्ट रखेगा, कला के सब्जेक्ट नहीं रख सकता था। परंतु अभी क्या हो गया है, कला वाला बच्चा है वो साइंस का कोई सब्जेक्ट, मैथ रख सकता है, फिजिक्स रख सकता है, केमिस्ट्री रख सकता है, बायोलॉजी रख सकता है। और इसी तरीके से साइंस स्ट्रीम का बच्चा है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट रख सकता है। तो क्या बोला है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कर दिया है, कोलाब्रेशन कर दिया है, उनको इंटीग्रेट कर दिया है। आप हार्ड सेपरेशन मत करिए, एक दायरे में बांध के मत रखिए। बच्चा जो भी स्ट्रीम लेना चाहता है वो ले सकता है और कोई भी सब्जेक्ट वो चूज कर सकता है। तो गजब का यहाँ पर इंटीग्रेशन किया गया है। एनसीएफ है उसने क्या किया है कि आप बच्चे को कोई विशेष दायरे में बांध के मत रखिए, वो जो चाहता है उसके अनुसार सब्जेक्ट अलॉट करिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रमोटिंग एन इंटीग्रेटेड अप्रोच विदाउट हार्ड सेपरेशन बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स। क्वेश्चन देख लेते 187। What role do parents and communities play in education according to the NCF 2023? एनसीएफ 2023 के अनुसार शिक्षा में माता पिता और समुदाय क्या भूमिका निभाते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी कंडीशन बताई गई है। बच्चे के एजुकेशन में क्या माता पिता कोई रोल प्ले कर सकते हैं या समुदाय कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता है, रोल निभा सकता है। ऑप्शन आप देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। दे आर इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन एजुकेशन। बहुत ही बड़ी बात बताई गई है कि ये स्टेक होल्डर है, माता पिता स्टेक होल्डर है, समुदाय स्टेक होल्डर है, तो ये एजुकेशन में निश्चित रूप से रोल प्ले कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 188। How does the NCF 2023 suggest enriching environmental education? NCF 2023 पर्यावरण शिक्षा को समृद्ध बनाने का सुझाव कैसे देता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। By drawing from a range of nature conservation traditions across India. एनसीएफ 2023 ने ये फोकस किया है कि भारत में प्रकृति को बचाने के लिए बहुत सारे परंपरागत तरीके हैं, उन तरीके को अपनाना होगा। पब्लिक में कौन सी चीजें फेमस हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स है कंजर्वेशन के, प्रकृति को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको आगे बढ़ावा देना है, प्रोत्साहन देना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 189। In what way does the NCF 2023 recommend incorporating Indian concepts into values and ethics education? एनसीएफ 2023 किस प्रकार मूल्यों और नैतिक शिक्षा में भारतीय अवधारणाओं को शामिल करने की सिफारिश करता है। By disregarding Indian concepts and practices in favor of Western ideologies, by rooting values and ethics in Indian concepts of respect and compassion, by excluding traditional values from educational discourse, by prioritizing foreign ethical frameworks over Indian traditions। तो एनसीएफ 2023 किस प्रकार मूल्यों और नैतिक शिक्षा में भारतीय अवधारणा को शामिल करने की सिफारिश करता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाय रूटिंग वैल्यूज एंड एथिक्स इन इंडियन कंसेप्ट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड कंपैशन। एनसीएफ ने मूल्यों और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, भारत में बहुत सारे मूल्य हैं, बहुत सारे एथिक्स हैं, बहुत सारी नैतिकता है, उनको आगे लाने के लिए कहा गया है। हम मूल्यों के बारे में, नैतिकता के बारे में समृद्ध हैं। हमारे मूल्यों और नैतिकता को दूसरे देश अपनाते हैं, तो अपनी जो चीजें हैं उनको आगे लाना है, बढ़ावा देना है। किससे संबंधित। अगला सवाल देख लेते 190। हाउ डज द एनसीएफ 2023 व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन। एनसीएफ 2023 अंतर विषय शिक्षा के महत्व को कैसे देखता है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि बहुविषयक शिक्षा है वो दी जाएगी, तो उसको कैसे महत्व दिया जा रहा है। आप ऑप्शन देखिए किस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन है वो दी जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इट एम्फसाइजेज ए होलिस्टिक अप्रोच बाय इंटीग्रेटिंग इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज इनटू द करिकुलम। तो इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज को इंटीग्रेट किया गया है, करिकुलम में शामिल किया गया है, जोड़ा गया है, जिससे कि होलिस्टिक अप्रोच है वो डेवलप हो सके। इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज हैं उसको आपस में जोड़ा गया है करिकुलम के माध्यम से, और तब जाकर के एक होलिस्टिक अप्रोच लाई जा रही है, फोकस किया जा रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनसीएफ पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 10 के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि ये एनसीएफ के क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन इन ईएमआरएस,
NBS, KVS, DSSS, CTET एंड अदर एग्जामिनेशंस। आप कमेंट भी करिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तब्दीली करवाना चाहते हैं। देख लेते हैं अगला सवाल 191। What is one significant aspect that contributes to enriching learning according to the NCF 2023? NCF 2023 के अनुसार एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है जो सीखने को समृद्ध बनाने में योगदान देता है? लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है वो बताया गया है एनसीएफ 2023 के अनुसार। ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, डेवलपिंग प्राइड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू इंडियन हेरिटेज रिकॉग्निशन। बहुत बड़ी बात बताई गई है। गर्व महसूस करवाना है, लोगों के मन में गर्व की अनुभूति हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके बीच में आए, क्योंकि भारतीय कल्चर है वो अपने आप में अजूबा है। हमारी इंडियन हेरिटेज है वो समृद्ध है, हमारी विरासत है वो समृद्ध है। ये विचार है हमें पैदा करने होंगे कि हमारी संस्कृति है वो समृद्ध है, हम लोग हैं, हमारे कल्चर है वो समृद्ध है, हमारी प्रकृति है वो समृद्ध है, हमारे इन्वायरमेंट है वो समृद्ध है, हमारी धरती है वो समृद्ध है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय हेरिटेज है उसको सलाम करना चाहिए, क्योंकि सिकंदर महान ने अपनी जीवनी में लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर बिना मधुमक्खी के एक पेड़ से शहद टपकता है। और आपको मालूम है कि वो पेड़ कौन सा है, वो पौधा कौन सा है? गन्ने का पौधा है। दूसरे लोग गन्ना जानते ही नहीं थे, इसलिए भारत के लोगों को गन्ना उगाने के लिए दूसरे देशों में लेके गए, फिजी में, घाना में, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में लेके गए। तो कहने का मतलब है कि इंडियन हेरिटेज है उसको रिच हेरिटेज आप बोल सकते हैं। साथ में संस्कृति है, रीति रिवाज है, सारी चीजें हैं वो अच्छी है। इनके प्रति हमें क्या करना होगा? गर्व महसूस करना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 192। हाउ डज द एनसीएफ 2023 व्यू द रोल ऑफ डायलॉग एंड डिबेट इन लर्निंग? एनसीएफ 2023 सीखने में संवाद और बहस की भूमिका को कैसे देखता है? क्या डायलॉग होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए लर्निंग के लिए? इनसे क्या कुछ सीखा जा सकता है या नहीं सीखा जा सकता? आप ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर होने वाला है। एनसीएफ ने डायलॉग और डिबेट को बढ़ावा दिया है या नहीं दिया है? क्या ये बेकार की बातें हैं, बेकार की बहस है, या इनसे भी बच्चे कुछ सीख सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डायलॉग एंड डिबेट आर इसेंशियल टूल्स टुवर्ड्स डिस्कवरिंग ट्रूथ इन एजुकेशन। बहुत ही जबरदस्त बात बताई गई है कि बहस करने से, डिबेट करने से, डायलॉग करने से शिक्षा में सच्चाई की ओर बढ़ा जा सकता है, उसको खोजा जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बात करेंगे तो ही बात बनेगी, तो बहुत बड़ी बात है। बच्चों को आप डांटिए मत, चुप मत बैठाइए। अगर आप क्लास में हैं तो लाइव क्लास उसको बनाइए, वहां पर चहल पहल होनी चाहिए, कोलाहल होना चाहिए, कलरव होना चाहिए। ऐसा मत बोलिए कि चुप रहिए, साइलेंट रहिए, पिन ड्रॉप साइलेंट आप मत करिए, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस कहाँ हो सकता है? निर्जीव वस्तुओं में हो सकता है। सजीव बच्चे हैं तो अपनी क्लास को सजीव बनाइए, बातचीत करवाइए, आपस में उनके विचार व्यक्त करवाइए। उससे क्या है, चीजें निकल के आएंगी। आप देखेंगे कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बातें वो बता रहे हैं। एनसीएफ में डायलॉग को, डिबेट को बहुत बढ़ावा दिया गया है। इससे बच्चे सीखेंगे, सच्चाई की ओर बढ़ेंगे, खोज की ओर जाएंगे। अगला सवाल देख लेते 193। What is emphasized as a rich source of illustrations or case studies in education according to the NCF 2023? एनसीएफ 2023 के अनुसार शिक्षा में चित्रण और केस स्टडीज के समृद्ध स्रोत के रूप में किस पर जोर दिया गया है? द इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, परस्पेक्टिव्स ओनली, लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लैंग्वेज, प्रैक्टिसेस, एक्सपर्ट्स, हिस्टोरीज, इन्वायरमेंट एटसेट्रा, एक्सक्लूसिव थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो एनसीएफ 2023 के अनुसार केस स्टडीज हैं वो समृद्ध स्रोत के रूप में किस प्रकार से हो सकती हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लैंग्वेज, प्रैक्टिसेस, एक्सपर्ट्स, हिस्टोरीज एंड इन्वायरमेंट्स, इन सब को शामिल किया गया है। ये सब उदाहरण के रूप में आप पेश कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन के रूप में पेश कर सकते हैं, केस स्टडीज में इनको शामिल कर सकते हैं, और तब जाकर के आप एजुकेशन देंगे तो बच्चे सीखेंगे, निश्चित रूप से सीखेंगे।
क्योंकि उनकी लोकल चीजें हैं उनको शामिल करके और आप आगे बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सीखेंगे। आप ऐसा मत बोलिए कि इनके तो यही कल्चर है, ये ट्रेडिशन है, इनकी कम्युनिटी में ऐसा होता है। उसको आप एक रिसोर्स के रूप में लीजिए, उनकी लैंग्वेज को एक रिसोर्स के रूप में लीजिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 194। How does the NCF 2023 view the relationship between modern knowledge system and ancient heritage? एनसीएफ 2023 आधुनिक ज्ञान प्रणालियों और प्राचीन विरासत के बीच संबंधों को कैसे देखता है, कैसे स्थापित करता है? आप ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। मॉडर्न नॉलेज सिस्टम और एंशिएंट हेरिटेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या मॉडर्न नॉलेज सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सकता है एंशिएंट हेरिटेज के माध्यम से? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एम्पेसाइजिंग ए बैलेंस बिटवीन मॉडर्न नॉलेज सिस्टम्स एंड एंशिएंट हेरिटेज, इनके बीच में आपको बैलेंस बनाना होगा। एंशिएंट हेरिटेज को आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, साइड में नहीं डाल सकते। जो हमारी समृद्ध परंपराएं हैं उनको मॉडर्न नॉलेज सिस्टम में शामिल करना होगा, उनके बीच में बैलेंस बनाना होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मॉडर्न नॉलेज सिस्टम है बिल्कुल बेकार है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि एंशिएंट हेरिटेज है वो बेकार है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बैलेंस करके चलना होगा, दोनों को बराबर साधना होगा। क्वेश्चन देख लेते 195। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द लैंग्वेज एजुकेशन करिकुलम इन इंडिया? भारत में भाषा शिक्षा पाठ्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आप देख लीजिए, भाषा शिक्षा पाठ्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए इंडिया में? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। डेवलपिंग लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी इन 3 लैंग्वेजेस बाय एज 15। बहुत ही जबरदस्त बात बताई गई है कि 15 साल का बच्चा है वो 3 लैंग्वेज सीखे। भाषा शिक्षा का मतलब क्या हो जाता है कि वो 3 लैंग्वेजेस है उसमें प्रोफिशिएंसी उसकी आनी चाहिए। 3 लैंग्वेज कम से कम वो सीख जाए। कितनी उम्र में? 15 साल की उम्र में उसको 3 लैंग्वेजेस है वो आनी चाहिए। इसलिए करिकुलम में भाषा शिक्षा को शामिल किया गया है। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए और कमेंट भी करते रहिए। अगला सवाल देख लेते हैं 196। अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न देयर मदर टंग और ए फेमिलियर लैंग्वेज फर्स्ट? एनसीएफ के अनुसार छात्रों के लिए सबसे पहले अपनी मातृभाषा और कोई परिचित भाषा सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? आप टीचर हैं और टीचर से बढ़िया इस बात को कोई नहीं जान सकता कि मातृभाषा में सिखाना जरूरी क्यों हो जाता है। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। बच्चों को उनकी मदर टंग में या फेमिलियर लैंग्वेज में, उनकी जो प्रथम भाषा है उसमें ज्ञान देंगे तो क्या फायदे हो जाएंगे, क्यों जरूरी हो जाएगा, एनसीएफ ने क्यों इसको महत्वपूर्ण माना है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। टू फैसिलिटेट इजियर लर्निंग ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि मातृभाषा प्रथम भाषा है वो तो सिखानी ही सिखानी है। इसके साथ में दूसरे सब्जेक्ट अगर उसी लैंग्वेज में सिखाए जाएंगे, उनकी मातृभाषा में या फर्स्ट लैंग्वेज में सिखाए जाएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। उनको आसानी होगी दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने में, समझने में आसानी होगी और टीचर को भी आसानी रहेगी। तो बच्चों को अगर सिखाना है तो मातृभाषा में सिखाइए, फर्स्ट लैंग्वेज में सिखाइए, ये बहुत ही जरूरी हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 197। हाउ मेनी लैंग्वेजेस नेटिव टू इंडिया शुड बी स्टडीड बाय स्टूडेंट्स इन ग्रेड्स 11th एंड 12th? कक्षा 11 और 12 के छात्रों को भारत की कितनी मूल भाषाएं पढ़नी चाहिए? बिल्कुल ही प्यारा लड्डू सा क्वेश्चन है। और साथियों, लड्डू क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन को एग्जाम हाल से अगर हम गलत करके आते हैं तो हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। 11वीं और 12वीं के छात्रों को भारत की कितनी मूल भाषाएं पढ़नी चाहिए? नन, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट टू, ऑल 3। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एटलीस्ट वन, कम से कम एक मूल भाषा पढ़नी होगी, भारतीय नेटिव भाषा पढ़नी होगी, भारतीय भाषा पढ़नी होगी कक्षा 11 और 12 के लिए। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि कम से कम 2 लैंग्वेज उसको 11वीं 12वीं में पढ़नी पड़ेंगी। उनमें से एक लैंग्वेज कौन सी होगी? भारतीय मूल की होगी, यानी कि इंडियन नेटिव होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 198। What aspect of language education aims to enable students to immerse in Indian culture? भाषा शिक्षा के किस पहलू का उद्देश्य छात्रों को भारतीय संस्कृति में डूबने में सक्षम बनाता है? बड़े अच्छी अच्छी कंडीशंस है वो आ रही है और इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो तो परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है?
लैंग्वेज एजुकेशन के उद्देश्य क्या हो जाएंगे? बच्चों को इंडियन संस्कृति में डूबने में सक्षम बनाना है, समृद्ध बनाना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट विद इंडियन लिटरेचर, यानी कि उनकी भागीदारी हो। भारतीय संस्कृति में डूबने के लिए वो क्या करेंगे? इंडियन लिटरेचर को पढ़ करके, समझ करके, इम्प्लीमेंट करके उसमें डूबेंगे। तो पार्टिसिपेटरी इंगेजमेंट होना चाहिए इंडियन लिटरेचर में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 199। वाई इज डीप रीडिंग एम्फेसाइज्ड ओवर सैलो रीडिंग इन लैंग्वेज एजुकेशन? भारतीय शिक्षा में उथले पढ़ने की जगह गहरे पढ़ने पर जोर क्यों दिया जाता है? आपको क्वेश्चन को समझना है। सैलो रीडिंग का मतलब है कि फौरी तौर पर ज्ञान हो, कम ज्ञान हो, तो ये फायदे की चीज नहीं है। डीप रीडिंग आपको करनी होगी। लैंग्वेज एजुकेशन में क्या करना होगा? भाषा को पढ़ना, लिखना और उसके भावार्थ है वो समझने होंगे। तो डीप रीडिंग को बढ़ावा दिया गया है, ना कि आप सिर्फ लिखना पढ़ना जानते हैं। ये फोकस किया गया है कि आप फौरी तौर पर नॉलेज मत लीजिए, उसको समझिए, उसकी आत्मा तक जाइए, तब जाकर के आप क्या करेंगे? उस भाषा को समझ सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होने वाला है? क्या ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। टू कॉन्ट्रैक्ट द अटेंशन इकोनॉमीज इंसेंटिव्स, सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। और साथियों देख लेते मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 10 का अंतिम सवाल 200। व्हाट रोल डू लाइब्रेरी रिसोर्सेज प्ले इन अचीविंग एन इम्पोर्टेंट करिकुलर गोल इन लैंग्वेज एजुकेशन? भाषा शिक्षा में एक महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या लक्ष्य को प्राप्त करने में पुस्तकालय संसाधन क्या भूमिका निभाते हैं? भाषा शिक्षा में एक महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या लक्ष्य को प्राप्त करने में पुस्तकालय संसाधन की क्या भूमिका हो जाएगी? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। लाइब्रेरी रिसोर्सेज है, लैंग्वेज एजुकेशन में क्या रोल प्ले कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स, लैंग्वेज एजुकेशन में रीडिंग हैबिट को आपको बढ़ाना होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि डीप रीडिंग होनी चाहिए, तो डीप रीडिंग के लिए क्या होना चाहिए? किताबें होंगी, और वो किताबें कहाँ मिलेंगी? आपको लाइब्रेरी में मिलेंगी। तो लाइब्रेरी रिसोर्सेज है वो रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करने में रोल प्ले कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 10 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर आधारित है, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, क्योंकि एनईपी के लागू होने के बाद में स्कूल एजुकेशन का करिकुलम किस तरीके का होगा उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चंस है वो तो निश्चित रूप से पूछे जाने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।